हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आज की इस वीडियो में हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है क्या, पोटेंशियोमीटर। ओके, तो क्या होता है बेटा पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो हमारी हेल्प करता है टू फाइंड एन अननोन ईएमएफ। अननोन ईएमएफ यानी कि एक पोटेंशियल को हेल्प निकालने में हेल्प करता है हमारी विद द हेल्प ऑफ अ नॉन ईएमएफ। ओके, एक नॉन बैटरी की हेल्प से वो एक अननोन बैटरी की वैल्यू बताने में मेरी हेल्प कर सकता है। कैसा डिवाइस है पोटेंशियोमीटर। ओके, तो देखते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन क्या क्या इसके बारे में हमें जानना चाहिए। तो लेट्स कम ऑन द बोर्ड। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ डज ए पोटेंशियोमीटर लुक्स। ओके, अगर हम उसका एक सिंपल सर्किट में बनाऊं तो कैसा दिखेगा। पोटेंशियोमीटर के अंदर होता क्या है अगर आप देखें तो पहली बात तो इट इज़ अ डिवाइस यूज टू मेजर एन अननोन ईएमएफ, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इट कंटेन्स मल्टीपल वायर्स मेड अप ऑफ एलोएज। ओके, ये देखो जैसे ये पॉइंट है तुम्हारा ए और बी पॉइंट, इसके बीच में तुम्हें मल्टीपल वायर्स दिख रही हैं। कैसे, ये एक वायर है, दूसरी वायर, 3 4 5 6 मल्टीपल वायर्स अवेलेबल है बच्चों। ओके, इन वायर्स को हमने किन से कनेक्ट करा है, कॉपर के स्ट्रिप से कनेक्ट करा है। ओके, और कॉपर की खासियत क्या होती है, कॉपर इज अ वेरी गुड कंडक्टर। तो कंडक्टर होने की वजह से मतलब उसके होने या ना होने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इट हैज वेरी लो रेजिस्टेंस। ओके, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि ये वायर्स सिर्फ जो है ये कनेक्टेड है आपस में। ओके, यू कैन जस्ट इमेजिन लाइक दिस। ये कॉपर स्ट्रिप्स का सिर्फ यही यूज है ताकि वो कनेक्ट हो सके और उनका रेजिस्टेंस हम लोग ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मान सकते हैं। ओके, तो बचेगा किनका, इन एलॉय वायर्स का। अब ये एलॉय वायर्स कौन से मटेरियल की बनाई जाती है, इन जनरली प्रैक्टिकल पर्पस के लिए हमारे कौन से मटेरियल की बनाई जाती है, ये या तो कॉन्स्टेंटिन की, मैंगनीन की। ओके, तो इन दो मटेरियल्स में से किसी एक की ये बनाई जा सकती है। तो वैसे तो इन जनरली और भी कई सारे हैं बट दीज आर मोस्ट यूजेबल मटेरियल्स। ओके, सो मल्टीपल वायर्स यूज की जाती है, ये बात ध्यान रखने की। आपने मीटर ब्रिज के अंदर क्या होता था, 1 मीटर की एक वायर होती थी। ओके, लेकिन ये पोटेंशियोमीटर के अंदर 1 मीटर की कई सारी वायर हो सकती हैं, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 4 5 6। ओके, इन जनरली जो है ये लोग 6 और 5 वायर्स हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, सो दिस इज द पोटेंशियोमीटर। ओके बेटा, हाँ। सो अब देखो खास बात क्या है कि हमारे को क्या दे रखा है कि ये जो एलॉय है, जिस भी मटेरियल को मैं यूज कर रहा हूं इसको बनाने में, ओके, उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस वो कम होना चाहिए। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कम होने से क्या होता है सर, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस अगर कम होगा मेरे मटेरियल का तो वो मटेरियल की जो रेजिस्टेंस है वो विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर चेंज नहीं होगी। मतलब कि चाहे मैं उसको सर्दी में यूज करूं अपने डिवाइस को, चाहे मैं गर्मी में यूज करूं, उसको जो वैल्यू है उसके ऊपर कोई ज्यादा खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू पे। तो इसीलिए जो है हम लोग ऐसे मटेरियल यूज करते हैं जिनका टीसीआर यानी कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस वो लो हो। ओके बेटा, तो दिस इज द पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ओके, ये जो हमारी वायर्स हैं, ये 1 2 3 4 5 6 ए और बी पॉइंट के बीच में जो लगाई हैं, ओके, इनको हम लोग एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं। ओके, अब ये बैटरी कैसी है, ये बैटरी जो है इसके आगे मैंने एक ये जो रियोस्टेट लगा दिया। रियोस्टेट का मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाने से क्या होगा, वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाने से ये होगा कि अब मैं उस जैसे जैसे मैं रियोस्टेट की वैल्यू को शिफ्ट करता हूं उससे मैं क्या कर सकता हूं, इसको जो ईएमएफ की वैल्यू है उससे जो आने वाला पोटेंशियल की वैल्यू को मैं चेंज कर सकता हूं। क्यों, जैसे मान लो कि इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू पहले जो है मैंने 0 कर रखी थी। ओके, मींस ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू चेंजेबल है, रियोस्टेट है ये। ओके, तो अब इसकी वैल्यू जब मैंने 0 कर रखी थी तब जितना भी इसके अंदर से पोटेंशियल जनरेट हो रहा था वो सारा का सारा मेरी वायर्स के ऊपर जा रहा था। ओके, लेकिन इसका रेजिस्टेंस मैंने 0 से बढ़ा के 10 कर दिया तो अब कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप इस 10 ओम पे भी तो आना चाहिए। तो दैट इज वाई मैं इसके और बचा हुआ इसके ऊपर जाएगा। तो देयरफॉर इस रियोस्टेट की हेल्प से मैं इसके ऊपर जाने वाले पोटेंशियल को चेंज कर सकता हूं। अगर ये 0 है तो मैक्सिमम इसके ऊपर जाएगा, 10 है तो उससे कम जाएगा, 20 है तो और भी कम जाएगा। तो इस तरह से ये जो रियोस्टेट है ये मेरी हेल्प करता है पोटेंशियल की वैल्यू को एडजस्ट करने में। ओके, दूसरा पॉइंट था ये। तीसरा पॉइंट, ये जो डिवाइस है जस्ट लाइक अ वोल्ट मीटर इट कैन ऑल्सो टेल द पोटेंशियल डिफरेंस। जस्ट लाइक ए वोल्ट मीटर ये पोटेंशियल डिफरेंस ही बताता है हमें, लेकिन दिस इज अ वेरी मच एक्यूरेट डिवाइस, ये ज्यादा एक्यूरेटली बताता है। अब थोड़ा सा अब आगे हम इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि व्हाई दिस पोटेंशियोमीटर इज वे बेटर देन द वोल्ट मीटर। क्यों ये पोटेंशियोमीटर जो है वोल्ट मीटर से एक ज्यादा बेटर डिवाइस है पोटेंशियल को कैलकुलेट करने के लिए। थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट इज बट जो भी वैल्यू
वैल्यू मुझे जिस भी ईएमएफ, मान लो कि मुझे एक यहाँ पर मैंने एक सेल लगा के मुझे उसकी ईएमएफ पता करनी है, ओके। तो जो भी ईएमएफ को मैं पता करना चाहता हूँ, जिस भी पोटेंशियल को मैं पता करना चाहता हूँ, उसकी जो वैल्यू है, ओके, द वैल्यू ऑफ द ईएमएफ दैट, या फिर पोटेंशियल V शुड ऑलवेज बी लेस देन दिस ईएमएफ, जो मैक्सिमम ईएमएफ ये जो जनरेट कर रहा है उससे कम ही होनी चाहिए, ओके। अदरवाइज मैं उसको कैलकुलेट नहीं कर पाऊंगा। थोड़ी देर में समझ आएगा क्यों ऐसा होता है, लेकिन ये बात याद रखना है बेटा हमेशा कि अगर मेरा यहाँ पे 2 वोल्ट का एक बैटरी लगी हुई है और मैं उससे 3 वोल्ट की बैटरी की ईएमएफ को चेक करना चाहता हूँ, मतलब मुझे आइडिया तो होगा ना कि भाई मैंने जो बैटरी बनाई है वो 3 है, 3.1 है, 3.2 है, एक बेसिक रफ एस्टिमेट मुझे पता होना चाहिए कि ये 2 से ज्यादा है या नहीं है, ओके। तो अगर इन केस ये मैंने 2 वोल्ट की यहाँ पे बैटरी लगाई है और अगर मैं 3 वोल्ट की चेक करना चाहता हूं तो मैं उसकी एग्जैक्ट वैल्यू कभी नहीं बता सकता उससे, ओके। हाँ, 1.9 की वैल्यू को मैं बता सकता हूं, 1.5 की बता सकता हूं, 0.1 की वैल्यू को बता सकता हूं। मींस 2 से नीचे की जितनी भी बैटरीज हैं मेरी बनाऊं मैं, उनकी पोटेंशियल को मैं बता सकता हूं विद द हेल्प ऑफ दिस डिवाइस कितना होगा, ओके। बट 2 से ऊपर मींस के ई से ऊपर की वैल्यू के पोटेंशियल्स को मैं चेक नहीं कर सकता, ओके। सो क्या लिखा है यहां पे, बट द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल दैट कैन बी मेजर्ड यूजिंग दिस डिवाइस इज ऑलवेज लेस देन द नॉन ईएमएफ ई। जो नॉन ईएमएफ ई है उससे हमेशा कम होना चाहिए जिसको मैं मेजर करना चाहता हूं, ओके। अगर मैं ज्यादा की वैल्यू को मेजर करना चाहता हूं तो सिंपल सा लॉजिक है कि ई को बढ़ा दो, ओके। कि अगर मैं चाहता हूं कि भाई 3 वोल्ट तक के जो मेरी बैटरीज हैं उनको चेक करना चाहता हूं कि उनका एग्जैक्टली 3.01 आ रहा है, 3.02 आ रहा है उनका, तो कैसे करूंगा मैं, यहां पर जो मेरा नॉन ईएमएफ है उसकी वैल्यू को बढ़ा दूंगा, ओके। 5 वोल्ट तक की रेंज ले आएंगे हम लोग, नथिंग डिफिकल्ट इन दैट। तो इस तरह से हम लोग ये पोटेंशियोमीटर डिवाइस को यूज करते हैं। तो आई होप आपको ये वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा, ओके। अब बढ़ते हैं, ये था कंस्ट्रक्शन इसका, ओके। लेकिन अब क्या करते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में बना लेते हैं ताकि जो है आप देखो बार बार हम इस मल्टीपल वायर्स को बनाने की जगह जो है ना, आप सिंपली इसको समझ सकते हो कि ये क्या है, ये जस्ट एक लॉन्ग वायर है ऑफ 6 मीटर्स, दैट्स ऑल, ओके। तो मैं इसको एक बड़ी वायर बनाने की जगह बार बार तो मैं एक सिंगल वायर में भी इसको बना सकता हूं, ओके। बट वही वाली बात है, फॉर अ बेटर पोटेंशियोमीटर हमें ज्यादा वायर्स चाहिए होंगी, ये बात आपको याद रखना, ओके। बस फॉर सिंप्लीफिकेशन आई एम मेकिंग इट लाइक दिस। तो अभी हम इसको बना लेते हैं। ये था मेरा पोटेंशियोमीटर का कंस्ट्रक्शन, ओके। बेसिक कंस्ट्रक्शन था इसका। इसको एक बार सिंपल फॉर्म में मैं एक बार कैसे बनाते हैं हम लोग, ताकि हम बार बार कंस्ट्रक्शन में दिक्कत रहती है हमें बनाने में बार बार, क्योंकि बहुत बार आपको बनाना पड़ेगा क्वेश्चन के अंदर। तो आप इसको क्या कर सकते हो, कुछ इस तरह से भी बना सकते हो। ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, इन पॉइंट के बीच में मल्टीपल वायर्स अटैच थी, ओके। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने एक ही वायर बोल दी, मान लो 6 मीटर्स की, दैट्स ऑल। बात तो वही है ना, ओके। तो दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट। इससे हमने क्या करा, एक वो बैटरी कनेक्ट कर दी ई वाली, उसके आगे एक रियोस्टेट कनेक्ट कर दिया एंड ये यहाँ आ गया, ओके। दिस पार्ट ऑफ द पोटेंशियोमीटर इज कॉल्ड द प्राइमरी सर्किट, ओके। ये प्राइमरी सर्किट है, ओके। दिस इज द प्राइमरी सर्किट आर डैश, ये इसकी वैल्यू आर डैश मान लेते हैं हम लोग। तो दिस इज कॉल्ड द प्राइमरी सर्किट, ओके। अभी थोड़ी देर में समझ आएगा सेकेंडरी सर्किट में क्या क्या चीज़ें जोड़ सकते हैं हम लोग इसके आगे भी, और इसको ज्वाइन कर सकते हैं चीज़ों को इसके साथ में। तो वो भी जैसे जैसे एप्लीकेशन आगे बढ़ेगी आपको समझ आ जाएगा, ओके। तो ये है हमारा किस तरह से हम लोग एक सिंपल फॉर्म में पोटेंशियोमीटर बना सकते हैं, जस्ट लाइक मीटर ब्रिज आप लोग इसको बना दो, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। तो हाँ, अब इसका आते हैं कंस्ट्रक्शन, आपको समझ आ गई। अब आते हैं इसकी प्रिंसिपल पे, ओके। तो क्या है इसका प्रिंसिपल, व्हाट इज द प्रिंसिपल जिसके ऊपर ये काम करता है, ओके। तो प्रिंसिपल क्या है इसका कि ओके बच्चों, तो समझते हैं व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ दिस डिवाइस, ओके। तो क्या है प्रिंसिपल इस डिवाइस का? प्रिंसिपल ये है कि किस प्रिंसिपल पे ये काम कर रहा है मेरा डिवाइस, क्या है इसका कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर, ओके। मान लो कि मेरे पास ये ए है और ये बी है, ओके।
इस पूरे के ऊपर कितना पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा होगा, लेट अस से कि देखो अब ये ई है, तो ई तो इसके ऊपर नहीं आ रहा होगा ऑफ कोर्स, क्यों? क्योंकि अगर करंट फ्लो कर रहा है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, आर डैश भी है, तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप इस इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से आ रहा होगा, कुछ ना कुछ इस रियोस्टेट की वजह से आ रहा होगा, और बचा हुआ जो है वो मेरी इस पूरी वायर के ऊपर एज पोटेंशियल ड्रॉप जा रहा होगा। ओके बेटा, सो इसके ऊपर लेट अस अज्यूम के वी डैश इस पूरे के ऊपर पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है। ओके, तो क्या कहा मैंने यहां पे, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर। तो क्या मीनिंग है इस बात का कि मान लो ये एक पॉइंट है ए, इस पॉइंट से आगे मैं जो है क्या करता हूं, मैं जो है ना इन ए पॉइंट और ये एक पॉइंट ले लिया मैंने सी, ये दूसरा पॉइंट ले लिया डी। ओके, ए और सी के बीच में लेंथ L1 है। ओके, ए और डी पॉइंट के बीच में लेंथ L2 है। ओके, तो क्या प्रिंसिपल है इसका कि जब पोटेंशियल ड्रॉप होगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यानी कि अगर इसके बीच में पोटेंशियल ड्रॉप V1 है तो V1 इज इक्वल टू K टाइम्स L1, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ रहता है। सिमिलरली V2 इज इक्वल टू K टाइम्स L2। ओके, तो क्या मीनिंग है इस बात का कि द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रहती है पोटेंशियल ड्रॉप। ओके, अब तुम्हारे मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ऐसा क्यों है, व्हाई इज दैट के लेंथ बढ़ने से पोटेंशियल ड्रॉप भी बढ़ जाता है। अब देखो, अगर मेरा देखो अगर मान लो कि 6 मीटर की वायर थी, 6 मीटर की वायर के ऊपर मैंने मान लो कि 6 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा था इसके ऊपर। ओके, तो 1 मीटर पे कितना आ रहा होगा, देखो 6 मीटर की वायर है तो उसके ऊपर 6 वोल्ट आ रहा है, तो 1 मीटर पे कितना आना चाहिए, जाहिर सी बात है उसके ऊपर 1 वोल्ट का ही आना चाहिए। 0.5 मीटर के ऊपर 0.5 वोल्ट का आना चाहिए। तो जैसे जैसे लेंथ बढ़ रही है वैसे वैसे पोटेंशियल ड्रॉप भी बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? ओके, ये क्वेश्चन है आपके लिए। तो अब देखो इसके पीछे वर्किंग क्या है, क्यों इस तरह से ऐसे पोटेंशियल जो है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रहता है, कि हमें पता है V इज इक्वल टू आई आर होता है। ओके, अगर करंट सेम है तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ओके बेटा, नाउ अब हमें यह भी पता है जो रेजिस्टेंस है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ओके, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ आ गया अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, देयरफॉर V इज इक्वल टू K टाइम्स L। समझे? तो यहां पे क्या है, V इज इक्वल टू K टाइम्स L। इस K कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं बेटा पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, क्या डेफिनेशन होगी पोटेंशियल ग्रेडियंट की? पोटेंशियल ग्रेडियंट की अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें तो पोटेंशियल ग्रेडियंट की सिंपल सी डेफिनेशन ये है, इट इज इक्वल टू द पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। इट इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। ओके, ये पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ के इक्वल होता है। ओके, तो अगर मैं इसकी के की ऐसा यूनिट लिखना चाहूँ, आपसे पूछ लेते हैं बच्चों से कभी कभी सीबीएसई वाले कि भाई व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, 1 मार्क्स में देते हैं क्वेश्चन ये, तो क्या ऐसा यूनिट रहेगी इसकी, वोल्ट पर मीटर। ओके, तो दिस इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट, इट इज इक्वल टू द पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। ओके, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है, ओके, ये बताता है कि मेरा डिवाइस कितना ज़्यादा सेंसिटिव होगा, वो कितना ज़्यादा छोटे से छोटे वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल्स को बता सकता है। ओके, पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू जितनी ज़्यादा कम होगी, ओके, जितनी ज़्यादा कम होगी, बोल रहा हूँ जितनी ज़्यादा नहीं, ओके, एक पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू जितनी कम होगी उतना ज़्यादा मेरा डिवाइस सेंसिटिव हो जाएगा। ओके, इसकी वैल्यू कम से कम होनी चाहिए, तो मैं बोलूँगा कि मेरा डिवाइस ज़्यादा सेंसिटिव है। ओके, तो दिस इज़ द पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो आपको सेंसिटिव पोटेंशियोमीटर की भी डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि एक सेंसिटिव पोटेंशियोमीटर का मतलब क्या है, कि वो कम से कम कितनी वैल्यू का पोटेंशियल मुझे बता सकता है। ओके, जैसे मैंने मान लो कि मैंने यहाँ पर एक सेल लगा दिया 1.5 वोल्ट का, क्या वो बता सकता है? अगर वो बता सकता है तो मैं बोलूंगा कि इसकी सेंसिटिविटी 1.5 तो है कम से कम। ओके, 1 लेके गए, 1 भी उसने बता दिया तो इसकी सेंसिटिविटी 1 भी है। 0.1 लेके गए तो 0.1 भी है। 0.01 है या नहीं है? ओके, तो अगर इसकी मिनिमम ये 0.1 वोल्ट तक मुझे बता सकता है तो मैं बोलूंगा कि इसकी सेंसिटिविटी 0.1 वोल्ट है, इससे नीचे का ये वैल्यू नहीं बता सकता मुझे। ओके, तो किसी की सेंसिटिविटी कितनी ज़्यादा होगी, मतलब सेंसिटिव ज़्यादा होने का मतलब वो कितना कम
छोटे से छोटी वैल्यू कितनी बता सकता है। अगर मुझे इसको और छोटा वैल्यूज तक और छोटी वैल्यूज तक लेके जाना है तो मुझे पोटेंशियल ग्रेडियंट को भी कम करना पड़ेगा। ओके, तो जैसे मान लो कि मेरे पास जो है मैंने 6 मीटर की ही एक वो वायर ले रखी है, मान लो ए बी के बीच में 6 मीटर की वायर्स है। ओके, तो मान लो मैंने यहाँ पर एक सेल लगा रखा है। ओके, तो सेल लगाने के लिए पोटेंशियल ग्रेडियंट को बढ़ाए कैसे, घटाए कैसे, तो देखो इसके लिए क्या करना पड़ेगा। मान लो मैंने पहले एक 6 वोल्ट का एक सेल लगा रखा था। ओके, 6 वोल्ट की सेल थी, मेरे पास बैटरी थी और उसके ऊपर जो है जो वायर थी वो भी 6 मीटर की थी। तो मैं क्या बोलूँगा, ये मेरे पास के की वैल्यू कितनी आ गई, 1 वोल्ट पर मीटर आ गई। ओके, यही मैंने जो है 6 वोल्ट की जगह 12 मीटर की ले ली। ओके, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 वोल्ट डिवाइडेड बाय 12 मीटर यानी कि 0.5 वोल्ट पर मीटर। अब देखो, अब ये और भी 1 मीटर के अंदर 0.5 वोल्ट आ गया। ओके, तो देयरफॉर अब ये ज़्यादा मुझे एक्यूरेट वैल्यूज तक बता सकता है। ओके, तो 0.5 वोल्ट आ गया इसके अंदर। तो इसका मतलब अगर मुझे के की वैल्यू को घटाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लेंथ को बढ़ाना पड़ेगा। दैट इज़ वाई मैंने बताया था तुम्हें कि भाई ये डिवाइस जो है इसकी लेंथ को ज़्यादा रखा जाता है। क्यों, ताकि जो है के की वैल्यू को कम रखा जा सके, और के की वैल्यू को कम रखने के लिए क्या किया जाता है, लेंथ को बढ़ा दिया जाता है। ओके, सो इसलिए जो है ये रहा मेरा पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल। तो किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है ये मेरा, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर। पहला पॉइंट तो ये कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ये बात आपको याद रखनी है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। कैसे कि अगर मेरे पास ये 1 सेंटीमीटर के ऊपर पोटेंशियल ड्रॉप में चेक कर रहा हूँ तो वो कम है, 2 सेंटीमीटर पे चेक कर रहा हूँ तो ज़्यादा, 3 सेंटीमीटर पे चेक कर रहा हूँ तो और भी ज़्यादा। ओके, जैसे जैसे मैं लेंथ बढ़ाता जाऊँगा पोटेंशियल ड्रॉप और बढ़ता हुआ जाएगा मेरा। ओके, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो ये जो कांस्टेंट बीच में आता है, V इज प्रोपोर्शनल टू L है, जो कांस्टेंट बीच में आता है उसको बोला जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, इस पोटेंशियल ग्रेडियंट का जो डेफिनेशन क्या होती है, इट इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। जैसे V इज इक्वल टू K टाइम्स L है तो K इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय L हो जाएगा। इट इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ हो जाएगा। ओके, इसकी ऐसे यूनिट क्या होती है, वोल्ट पर मीटर। जितनी ज़्यादा पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू कम होगी उतना ज़्यादा मैं बोलूँगा कि मेरा डिवाइस जो है वो सेंसिटिव है। वैल्यू कम होनी चाहिए के की, सो दैट आई कैन हैव अ मोर सेंसिटिव डिवाइस। ओके, दिस इज द प्रिंसिपल ऑन विच दिस डिवाइस इज वर्किंग। ओके, अब आगे हम पढ़ते हैं इसके कुछ एप्लीकेशंस को, तो लेट अस स्टार्ट। ओके बच्चों, तो बढ़ते हैं अपनी पोटेंशियोमीटर की पहली एप्लीकेशन की तरफ, जिसका नाम क्या है, टू कंपेयर द ईएमएफ्स ऑफ 2 सेल्स। ओके, तो ये हमारा सबसे पहले हमने अपना प्राइमरी सर्किट बना लिया है। आप इसको समझ सकते हैं, ये एक नॉन बैटरी है, यहाँ पर एक रियोस्टेट लगाया गया है, ये वो नीचे एलओए वायर है जिसके ऊपर जो है मेरा पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है कुछ ना कुछ। ओके, सो यस, अब इसके मान लो कि मुझे जो है क्या करना है, लेट अस अज्यूम कि आई वांट टू फाइंड आउट द ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स। ओके, तो हम क्या करते हैं इसके लिए, यहाँ पर एक ये सेल जोड़ा। ओके, तो दिस पार्ट ऑफ द सर्किट इज द प्राइमरी सर्किट, और अब उससे आगे जो भी चीज़ें मैं जोड़ूंगा वो सेकेंडरी सर्किट का पार्ट होंगी। ओके, तो ये मैंने अपना एक सेल जोड़ा जिसकी ईएमएफ मुझे कंपेयर करनी है। ओके, फिर इसके आगे हम लोग क्या जोड़ते हैं, इसके आगे एक 3 वे सेल जोड़ा जाता है यहाँ से। ओके, एक ये मैंने सेल जोड़ा है, एक ये दूसरा सेल जोड़ा जाता है। ओके, इस तरह से ये एक 3 वे सेल है, 0.1, 0.2, 0.3। ओके, इसके आगे क्या किया जाता है, 2 पार्ट से जो है एक गैल्वेनोमीटर लगाते हैं हम लोग। ओके, गैल्वेनोमीटर के आगे जो है एक फिर से जोकी, जैसे मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था, जोकी क्या होती है, इट इज़ लाइक अ पॉइंटर। ये जैसे पेन एक ये एक पॉइंटर है ना, तो ये पॉइंटर है, इसको हम क्या कर सकते हैं, इस वायर के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि किस पॉइंट के ऊपर जो है गैल्वेनोमीटर के अंदर नल पॉइंट डिफ्लेक्शन शो हो रही है। ओके, जिस भी पॉइंट पे नल पॉइंट डिफ्लेक्शन शो हो रही होगी वहाँ पे क्या होगा, उस पॉइंट के ऊपर मैं ये मान लूँगा कि भाई यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप 0 हो चुका है अब चीज़ों के बीच में। ओके, तो ये वाला मेरा इसको हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो देखना कैसे, तो लेट अस से कि मुझे जो है E1 का पोटेंशियल निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो है इसको
1 और 2 को आपस में कनेक्ट कर दूंगा। ओके, ये रेड से कर ले ताकि आपको इजीली समझ आ जाए यहाँ पे। तो हमने क्या करा, सबसे पहले 1 और 2 वायर पार्ट को आपस में कर दिया कनेक्ट। ओके, जैसे ही मैं 1 और 2 पार्ट को कनेक्ट करूंगा, इस पार्ट में से करंट फ्लो करने लग जाएगा। ओके, गैल्वेनोमीटर अभी नल पॉइंट पे, नल पोजीशन में नहीं है। मैं क्या करता हूँ, इस गैल्वेनोमीटर को लेता हूँ। ओके, यहाँ से वो जो मेरा जो की है, मैं क्या कर रहा हूँ, उसको क्या कर रहा हूँ, ऐसे अलग अलग पॉइंट पे स्लाइड कराता हुआ लेके आ रहा हूँ। ओके, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब इस सर्किट के अंदर से करंट फ्लो करना बंद कर जाएगा। किस पॉइंट पर सर्किट में से करंट फ्लो करना बंद करेगा, जब पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो इक्वल हो जाएगा। ओके, तो लेट अस अज्यूम के किसी भी एक खास लेंथ के ऊपर, ये एक L1 लेंथ के ऊपर जो है मुझे नल पॉइंट मिल जाता है। ओके, नल पॉइंट मिलने का मतलब कि इस पॉइंट के ऊपर जो है, देखो इस पॉइंट के ऊपर जितना पोटेंशियल, देखो ये दोनों पार्ट पैरेलल में है। ओके, पैरेलल में है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस जितना पोटेंशियल ड्रॉप इसमें है, उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप मेरा इस वायर के अंदर हो रहा है। ओके, पैरेलल में पोटेंशियल बराबर होता है, याद रखना इस बात को। तो ये ए पॉइंट और ये जो सी पॉइंट है, इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप सेम हो गया। जब तो देखो, जब तो गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा, और जब भी गैल्वेनोमीटर नल पॉइंट शो कर रहा है, तो एक पॉइंट मिल गया मुझे सी, जहां पे नल पॉइंट आया। ओके, यहाँ पे मैंने लेंथ देखी, मेरे पास यहाँ पे एक स्केल रखा होगा, स्केल से मैंने यहाँ पे लेंथ ऑब्जर्व की कि लेंथ L1 आ रही है मेरी। ओके, जैसे ही मेरे को ये लेंथ मिली तो मैं बोल दूंगा कि दिस E1 मस्ट बी इक्वल टू K टाइम्स L1। ओके, तो आई विल ट्राई टू फाइंड आउट द नल पॉइंट जो मैंने आपको बताया, और मुझे L1 लेंथ के ऊपर मिला, तो मैं बोलूंगा E1 इज इक्वल टू K टाइम्स L1। ओके, ये था मेरा स्टेप नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि अब मैं ये 1-2 पॉइंट को कनेक्ट करना हटा के 3-2 पॉइंट को कर दूंगा कनेक्ट। ओके, दिस टाइम फिर से जो है मेरा गैल्वेनोमीटर कुछ डिफ्लेक्शन शो कर देगा। अब मैं क्या करूंगा, फिर से अपने नए नल पॉइंट को ढूंढूंगा इस नई बैटरी के लिए। ओके, आई विल ट्राई टू फाइंड आउट माई न्यू नल पॉइंट। ओके, ये मान लो नया नल पॉइंट जो है मुझे L2 लेंथ के ऊपर मिला जाके। ओके, L1 मेरा यहाँ पे था समथिंग, ये नया नल पॉइंट मुझे मिल गया L2 लेंथ पे। तो मैं क्या बोलूँगा, दिस E2 इज इक्वल टू K टाइम्स L2। ओके, तो अब हमें कंपेयर करना है, मतलब इनका रेशो निकालना है। कंपेयर EMFs ऑफ टू सेल्स मीन्स फाइंड द रेशो ऑफ दीज टू सेल्स। ओके, तो E1 बाय E2 इज इक्वल टू K टाइम्स L1 बाय K टाइम्स L2, यानी कि E1 बाय E2 इज इक्वल टू L1 बाय L2। तो दिस वाज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ द पोटेंशियोमीटर, जिसके अंदर हमको क्या करना है, ये आपका प्रैक्टिकल भी है। ओके, दिस इज वन ऑफ द प्रैक्टिकल्स इन योर क्लास। ओके, तो उसमें क्या करोगे, आप लोगों को इस तरह से 2 सेल्स दिए जाएंगे। कौन से 2 सेल्स दिए जाते हैं प्रैक्टिकल में आपको, एक तो लेक्लांचे सेल दिया जाता है और दूसरा आपको डैनियल सेल दिया जाता है। ओके, दीज आर, ये 2 नाम है सेल्स के। लेक्लांचे सेल जो होता है उसकी ऑलमोस्ट एवरेज EMF रहती है अकॉर्डिंग टू द बुक, दिस इज 1.5 वोल्ट। ओके, एंड this Daniel cell has almost 1.08 वोल्ट पोटेंशियल। तो ये 2 आपको सेल्स दिए जाते हैं, आपको बोलते हैं कि भाई इनका EMFs को कंपेयर करो आपस में। ओके, तो आपको जो है इनको सेल की EMFs को कंपेयर करना होता है। दिस इज वन ऑफ द योर प्रैक्टिकल। ओके, तो ये था आपका पहला एप्लीकेशन ऑफ द पोटेंशियोमीटर। तो आई होप ये वाला पार्ट आपको समझ आ गया होगा। जल्दी से आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम इसके कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। ओके बच्चों, सो लेट अस डू दिस क्वेश्चन। क्या दिया है इस क्वेश्चन में, 2 सेल्स आर कनेक्टेड विद अ पोटेंशियोमीटर एज शोन इन द फिगर। E1 is equal to 1.5 volt and it shows a null point at length is equal to 30 centimeter. Okay, and E2 shows a null point at length is equal to 60 centimeter. Find the value of E2. Okay, E2 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखते हैं कैसे इसको निकालेंगे हम लोग सोल्यूशन। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है। सो सबसे पहले E1 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1.5 वोल्ट। ओके, L1 की वैल्यू हमें गिवन है 30 सेंटीमीटर, L2 की वैल्यू गिवन है 60 सेंटीमीटर, E2 हमें निकालना है। ओके, तो कैसे निकालेंगे हम लोग, हमें पता है अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस फॉर्मूला E1 बाय E2 इज इक्वल टू L1 बाय L2। ओके, मुझे E2 चाहिए, तो E2 को एक तरफ ले जाओ, दूसरे वाले पार्ट को एक तरफ ले जाओ। E2 इज इक्वल टू E1 मल्टीप्लाई बाय L2 बाय L1। ओके, तो वैल्यूज पुट करेंगे अब इस क्वेश्चन के अंदर। तो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 30, यानी कि 3 वोल्ट आ गया E2 की वैल्यू को। ओके,
तो आई होप ये वाला न्यूमेरिकल आपको क्लियर हो गया। बहुत इजी न्यूमेरिकल है ये, ओके, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल इसका आया हुआ है, ओके। तो इसी तरह से एक और न्यूमेरिकल को ट्राई करते हैं, तो देखते हैं आप इसको कर पाते हैं। ओके बच्चों, तो लेट अस डू दिस सेकंड क्वेश्चन ऑन द पोटेंशियोमीटर्स। सो क्या क्वेश्चन दे रखा है इस बार आपको, इन अ पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट a cell of EMF 1.2 volt gives a null point at 30 centimeter. The cell is replaced by another unknown cell. Okay. If the ratio of EMFs is 1.5, calculate the difference in their balancing length. Okay. तो अब ये ध्यान देने वाली बात यह है कि पहली बात तो हमसे इस बार इन्होंने नई बैलेंसिंग लेंथ L2 नहीं पूछी, द डिफरेंस इन बैलेंसिंग लेंथ पूछी है। ओके, सो लेट अस डू दिस सोल्यूशन। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहली बात, इन अ पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट अ सेल ऑफ EMF 1.2 वोल्ट गिव्स अ नल पॉइंट एट 30 सेंटीमीटर। ओके, सो अगर मेरे पास E1 की वैल्यू जब 1.2 वोल्ट है, उस टाइम पे L1 की वैल्यू कितनी है, 30 सेंटीमीटर। ओके, दिस सेल इज लेट अस से रिप्लेस्ड बाय E2। ओके, उसकी वैल्यू अभी गिवन नहीं है मुझे। ओके, इन दैट केस द नल पॉइंट इज ऑल्सो नॉट गिवन, तो L2 की वैल्यू इज ऑल्सो नॉट गिवन, बट वन थिंग इज गिवन टू अस, व्हाट, दैट इज E2 बाय E1, या फिर सॉरी E1 बाय E2, जिसको जो भी आप लिखना चाहें, E1 बाय E2 इज इक्वल टू 1.5। ओके, देयर रेशियोज आर गिवन टू मी। देखो, द रेशियो ऑफ EMFs इज 1.5, तो मुझे रेशियो गिवन है क्वेश्चन में। E2 नहीं दिया हुआ तो क्या हुआ, रेशियो तो गिवन है, E1 बाई E2 इज इक्वल टू 1.5। कैलकुलेट द डिफरेंस इन बैलेंसिंग लेंथ। तो इस बार इन्होंने आपसे पूछा क्या है, L2 नहीं पूछा, L2 माइनस L1 का बार ले लेते हैं ताकि जो है हमें पॉजिटिव वैल्यू मिले। डिफरेंस में हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही आपको बतानी होती है, नेगेटिव में नहीं बताना होता आपको। ओके, सो L2 माइनस L1 की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, तो देखते हैं कैसे आप लोग इसको निकालेंगे। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हमें ये रेशो गिवन है, तो इसमें हम क्या करेंगे, E1 बाय E2 इज इक्वल टू L1 बाय L2। ओके ना, सो L2 मस्ट बी इक्वल टू L1 मल्टीप्लाई बाय E2 बाय E1। वैल्यूज पुट कर देंगे सभी चीज़ों की। L1 की वैल्यू कितनी है बेटा, 30 सेंटीमीटर। E2 देखो, E1 बाई E2 की वैल्यू 1.5 है, तो E2 बाई E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, उसका रेसिप्रोकल 30 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1.5, विच इज इक्वल टू कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर। तो L2 की वैल्यू आ गई आपके पास 20 सेंटीमीटर। ओके, हमें क्या चाहिए, डिफरेंस इन देयर लेंथ्स के 20 और 30 के बीच में कितना डिफरेंस है, ऑफ कोर्स 10 सेंटीमीटर का, तो जाहिर सी बात है। तो L2 माइनस L1 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो दिस इज योर आंसर। ओके, अब देखोगे इस क्वेश्चन के अंदर हमें E1 की तो कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ओके, तो कभी कभी इन जनरली ऐसा होगा कि आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसी वैल्यूज दी जाएंगी जिनका आपके आंसर में कोई यूज ही नहीं है। ओके, तो आपको उन चीज़ों को ध्यान रखना है। ये CBSE का ही क्वेश्चन है, एक प्रीवियस ईयर, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि कौन सी वैल्यूज का आपको रिक्वायरमेंट है, कौन सी वैल्यूज का आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, आई होप ये वाला पार्ट आपको समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, अपने पार्ट के अंदर सेकंड एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग पोटेंशियोमीटर के। ओके बच्चों, तो बढ़ते हैं इस पोटेंशियोमीटर की सेकंड एप्लीकेशन की तरफ, टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। ओके, तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल निकालने के लिए जो है ये पोटेंशियोमीटर का यूज़ किया जा सकता है। ओके, तो अभी इसको स्टार्ट करने से पहले एक बार ये देख लेते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस एक्चुअल में होता क्या है। ओके, और इसका कुछ रिलेशन भी है EMF के साथ में या नहीं है, तो यस, तो लेट अस स्टार्ट। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, दिस इज द रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ ए सेल। ये मान लो ये मेरे पास एक सेल है, ओके, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, ये अपने आप तो कोई पोटेंशियल प्रोवाइड नहीं कर सकता, इसके अंदर कुछ मटेरियल हमने डाला होगा, लेड एसिड बैटरी है या कोई सी भी बैटरी है, उसके अंदर कुछ मटेरियल डाला हुआ, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स है उसके अंदर। ओके, जो इन इलेक्ट्रोलाइट्स का जो रेजिस्टेंस होता है, द रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय देम इज कॉल्ड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। ओके,
कोई भी सेल अभी तक ऐसा नहीं बना है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 हो, तो वी हैव टू डील विद दिस इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, और हमें पता होना चाहिए, अगर मैं एक सेल को बना रहा हूं तो मुझे ये बात का ज्ञान होना चाहिए कि मेरा जो सेल है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कहीं ज़्यादा तो नहीं है। ओके, क्योंकि मैं कम से कम इंटरनल रेजिस्टेंस चाहता हूं ताकि जो है मेरा एक बेटर जितनी भी एनर्जी में क्रिएट कर रहा है मेरा सेल, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बाहर के एक्सटर्नल सोर्सेज यूज़ करे, ना कि वो खुद ही उसको यूज़ करता रहे बार बार। ओके, तो देयरफॉर उसकी वैल्यू कम होनी चाहिए। तो इसी को चेक करने के लिए हम लोग पोटेंशियोमीटर का यूज़ करते हैं। ओके, तो उससे पहले क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस का मीनिंग क्या हुआ अभी समझ गए होंगे आप कि ये दिस इज द रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ अ सेल। ओके, तो अगर हम देखें तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक सेल है, इसके साथ में एक छोटा सा रेजिस्टेंस आप लोग बना देते हैं। तो जैसे मान लो ये आर वैल्यू क्या है, ये ई है। ओके, इसको हम लोग क्या करते हैं, मान लो कि मैंने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से इसको ज्वाइन कर दिया। ओके, तो सारी की सारी जो ईएमएफ ये जो जनरेट कर रहा है ना, वो इसको नहीं मिल पाएगी, कुछ ना कुछ ये भी ले लेता है। लेट अस अज्यूम कि अगर करंट आई फ्लो कर रहा है, ओके, तो अगर इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू आर है, मैंने आर वैल्यू का कोई बल्ब या कोई भी रेजिस्टेंस लगाया हुआ है यहाँ पे, तो आई की वैल्यू अब कितनी आएगी, इट विल नॉट बी इक्वल टू ई बाय आर। आई की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, आई की वैल्यू ई डिवाइडेड बाय आर प्लस आर स्मॉल आर। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ द करंट। ओके बेटा, अब हाउ मच पोटेंशियल विल बी गिवन टू द एक्सटर्नल सोर्स। ओके, इसकी वजह से सारा ये कुछ ना कुछ अपने ऊपर भी पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, V इक्वल टू आई टाइम्स स्मॉल आर, कुछ ना कुछ ये एक्सटर्नल को भी देगा। तो हाउ मच पोटेंशियल विल बी गिवन टू द एक्सटर्नल सोर्स, V मस्ट बी इक्वल टू आई टाइम्स आर। ओके, और आई की वैल्यू किसके इक्वल है, ऊपर गिवन है आपको, E डिवाइडेड बाय आर प्लस स्मॉल आर टाइम्स आपका कैपिटल आर। ओके, यदि कोई आपसे पूछे कि सर इस स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है, अगर मैं केवल स्मॉल आर की वैल्यू निकालना चाहता हूँ इन टर्म्स ऑफ ई वी एंड कैपिटल आर, तो मैं कैसे निकालूंगा, स्मॉल आर इज इक्वल टू, अब मैं इस देखो मैं ऊपर वाली नीचे डिनोमिनेटर को लेफ्ट हैंड साइड पे ऊपर ले गया, आर प्लस स्मॉल आर इज इक्वल टू ई बाय वी टाइम्स कैपिटल आर, इजंट इट। स्मॉल आर की वैल्यू क्या हो गई, आर को उधर से सब्ट्रैक्ट कर दो, स्मॉल आर इज इक्वल टू ई बाय वी टाइम्स आर माइनस आर। आर कॉमन आ सकता है, तो स्मॉल आर का फॉर्मूला क्या आ गया आपके पास, ई बाय वी माइनस 1 टाइम्स कैपिटल आर। ओके बेटा, सो दिस इज द फॉर्मूला दैट वी आर गोइंग टू यूज टू फाइंड आउट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल इन द केस ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर केस में इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम इस फॉर्मूला की हेल्प लेने वाले हैं। तो देखते जाना कैसे इस फॉर्मूला की हेल्प लेने वाले हैं हम लोग। ओके, तो लेट अस डू इट। इसको हम लोग कर देते हैं रब, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, ये फॉर्मूला याद रखना है आपको बस। थियोरी अच्छे से समझ आ गई होगी। सो देखो, लेट अस से कि ये मेरे पास एक ये रहा, फिर से हम लोग वैसे ही बना लेते हैं, ये एक बैटरी है नॉन, ये एक रियोस्टेट है हमारा है, और यहाँ पे हम लोगों ने जो है अपने पोटेंशियोमीटर की वायर लगाई हुई है इस तरह से, ये रहा पॉइंट, और ये आ गई मेरी पोटेंशियोमीटर की वायर। ओके, दिस इज़ अ बैटरी ऑफ वैल्यू E, दिस इज़ एन रियोस्टेट R डैश। ओके, अब हम क्या करते हैं, मुझे मान लो जिस भी चीज़ का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, जैसा सर्किट मैंने अभी नीचे बनाया हुआ था ना, अभी जैसे बिल्कुल सेम सर्किट में इससे अटैच कर दूंगा। कैसे अटैच करूँगा देखो, तो लेट अस हैव दिस थिंग। तो ये मान लो कि मेरे पास एक सेल है जिसकी अपनी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है। ओके, मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो है उसको फिर से हम क्या करते हैं, एक इस तरह से इसके अराउंड एक रेजिस्टेंस को ज्वाइन कर देंगे विद द हेल्प ऑफ अ की, और इस तरह से एक गैल्वेनोमीटर यहाँ लगाएंगे और इधर से ज्वाइन कर देंगे। ओके, तो अब आप देखो ये मेरा सर्किट है, दिस इज़ द इंटरनल रेजिस्टेंस आर, दिस इज़ द आर। ओके, आप देखो मेरे पास क्या सर्किट था, मैंने बिल्कुल एग्जैक्टली पिछले वाला सर्किट ही लिया है। देखो थोड़ा सा आपको लग रहा होगा डिफरेंट, बट दिस इज़ द सेम सर्किट जो हमने पिछले बनाया था। कैसे, पहले ये था, उसका अपना रेजिस्टेंस आर था, और ये एक आर रेजिस्टेंस हमने ले रखा है कैपिटल आर वैल्यू का, और देखो मैंने इसी सर्किट को बस यहाँ पे एक की लगा के इसी सर्किट को जो है ज्वाइन कर दिया, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं करा मैंने यहाँ पे। ओके, तो अभी देखते जाना। देखो, व्हेन दिस की इज नॉट क्लोज्ड, जब ये वाली की क्लोज नहीं है,
इन दैट केस व्हाट विल हैपन, जितना भी पोटेंशियल जो है यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, देखते जाना अभी कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसके ऊपर से नल पॉइंट को ढूंढ रहा हूँ। ओके, अभी मैं नल पॉइंट को ढूंढ रहा हूँ। लेट अस से कि मुझे L1 वैल्यू के ऊपर मुझे नल पॉइंट मिल गया। ओके, नल पॉइंट मुझे L1 वैल्यू के ऊपर मिला। क्या नल पॉइंट पोजीशन के अंदर करंट फ्लो करेगा सर्किट में? ओके, गौर करने की बात क्या है, नल पॉइंट पोजीशन के अंदर गैल्वेनोमीटर के अंदर क्या होता है, नल डिफ्लेक्शन होता है, जीरो डिफ्लेक्शन। देयरफॉर इधर से ऊपर तो कोई करंट एटलीस्ट नहीं जा रहा। ओके, ये बात आपको याद रखनी है। दूसरी बात, नीचे का की क्योंकि ओपन है तो नीचे भी कोई पार्ट नहीं जा रहा, तो देयरफॉर नो करंट इज एक्चुअली गोइंग आउट ऑफ दिस सेल और बैटरी। ओके, कोई करंट इसमें से नहीं जा पा रहा है। ओके, तो जितना भी ईएमएफ इसका था, लेट अस से कि इसका ईएमएफ जो है, मैं इस वाले को ई नहीं बोलते, इस बार जो है इस वाले को हम लोग ई बोल लेते हैं। ओके, इस वाले को हमने ई बोल रखा है। तो जितना भी ईएमएफ इसने जनरेट करा, क्योंकि करंट नहीं है तो सारा का सारा इसी के ऊपर पोटेंशियल ड्रॉप बन रहा हो, क्योंकि करंट नहीं है। तो देखो ई पहले क्या होता था, E इज इक्वल टू वी प्लस आई आर होता था। ओके, जितना भी रेजिस्टेंस है। ओके, अब क्योंकि करंट ही नहीं है तो दिस E मस्ट बी इक्वल टू V इन दिस केस। ओके, ओनली द इन द केस नंबर 1। देखिए, तो हम इसको लिख लेते हैं। तो देखो केस 1, केस नंबर 1, व्हेन, इस की का नाम हम लोग के रख देते हैं, व्हेन के is open, no current flows through battery E, इसको E डैश बोल दो। ओके, नो करंट फ्लोज थ्रू बैटरी E, ये E डैश बैटरी। देयरफॉर बाय इक्वेशन V E is equal to V plus IR, if I is equal to 0 then E is equal to V। ओके, तो इसका मीनिंग क्या हुआ, जितना भी पोटेंशियल ड्रॉप इस वायर के ऊपर आ रहा है, इट मस्ट बी इक्वल टू द पोटेंशियल क्रिएटेड बाय E। ओके, सो E मस्ट बी इक्वल टू V। सो वी ऑल्सो नो कि अगर इसकी लेंथ L1 है तो देयरफॉर इन दैट केस V मस्ट बी इक्वल टू K टाइम्स L1 होनी चाहिए। तो व्हाट डज दिस मीन, E इज इक्वल टू K टाइम्स L1। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, E इज इक्वल टू K टाइम्स L1। दिस इज द केस नंबर 1। ओके, अब आते हैं अपने केस नंबर 2 पे। तो लेट अस डू द केस नंबर 2। इन केस नंबर 2 व्हाट आई विल डू, आई विल क्लोज दिस स्विच। ओके, व्हेन K इज क्लोज्ड। ओके, यदि के क्लोज होता है, ओके, जैसे ही मैंने इसको कर दिया क्लोज। ओके, अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, फिर से अपने नल पॉइंट को ढूंढने की कोशिश करूंगा। तो लेट अस से कि मेरे को अपना नया नल पॉइंट मिलता है, वो कुछ इस जगह पे जाके मिल जाता है, थोड़ा सा अब आगे नहीं मिलेगा, ध्यान रखने की बात ये, थोड़ा सा पीछे ही मिलेगा आपको पहले से। तो L2 पोजीशन पे आके मिला आपको नया नल पॉइंट। ओके, तो अब देखते हैं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है पूरे सर्किट के अंदर। ध्यान से देखना कि अगर K को मैंने क्लोज किया तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, जो जितना भी करंट, अब देखो क्या, अब ऊपर तो कोई करंट नहीं जा रहा, गैल्वेनोमीटर पे नल पोजीशन है, बट क्या नीचे कोई करंट जा रहा है? यस, नीचे करंट जा रहा है, क्योंकि नीचे वाला सर्किट क्लोज्ड है। तो दिस टाइम आई हैव सम करंट हेयर। ओके, सो देयरफॉर दिस टाइम आई विल बी हैविंग सम करंट हेयर। तो उसका मतलब क्या हुआ कि अब मुझे जो है ना पैरेलल में E नहीं मिलेगा कुछ, अब इस बार V मिल रहा है पैरेलल में। व्हेन की K इज क्लोज्ड आई विल फाइंड आउट दिस V इन पैरेलल। ओके, E इज इक्वल टू V प्लस आई आर है। ओके, दिस टाइम E इज इक्वल टू V प्लस आई आर है। ओके, और नॉट इवन स्मॉल r, इट विल बी I स्मॉल r, चलो हाँ, वेयर V इज इक्वल टू, वेयर V इज इक्वल टू I टाइम्स कैपिटल R है। ओके, वेयर V इज इक्वल टू I टाइम्स कैपिटल R। तो इसका मतलब इस बार मुझे, इस बार देखो, इस बार पोटेंशियल ड्रॉप मुझे कितना मिल रहा है, I टाइम्स कैपिटल R के इक्वल मिल रहा है अकॉर्डिंग टू दिस वायर। इस वायर के अकॉर्डिंग E माइनस आई आर मिल रहा है। इस वायर के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू K टाइम्स L2 मिल रहा है। ओके, तो देखो V इज इक्वल टू आई आर, ऑल्सो V इज इक्वल टू K टाइम्स
L2, दिस इज ऑल्सो ट्रू, V इज इक्वल टू K टाइम्स L2, क्योंकि नया नल पॉइंट L2 आ चुका है इस बार। तो देखो E बाय V का रेशो आप निकाल लो, देयरफॉर E बाय V इज इक्वल टू L1 बाय L2। ओके, नाउ वी ऑल्सो नो द इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r इज इक्वल टू, अभी हमने पिछले पार्ट में देखा E बाय V -1 टाइम्स कैपिटल R के इक्वल रहता है। तो जस्ट आपको वैल्यू तो पुट करनी है E बाय V की यहाँ पे, तो कर दो वैल्यू पुट, R इज इक्वल टू L1 बाय L2 -1 टाइम्स कैपिटल R। ओके, आई होप ये वाला पार्ट आपको समझ आ गया होगा। तो एक बार दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या करा हमने इसके अंदर, क्या नहीं करा। तो सबसे पहले हमने क्या करा, स्टेप 1 के अंदर ये भी आपका एक न्यूमेरिकल है, सॉरी प्रैक्टिकल है आपका, तो आप ध्यान से देखो इसको। तो क्या रहेगा इसके अंदर कि टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, सबसे पहले हमने इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखा। ये फॉर्मूला जो है पिछले वाले बोर्ड में रब कर दिया हमने। तो उसमें क्या था, स्मॉल r इज इक्वल टू E बाय V -1 टाइम्स कैपिटल R। ओके, अब हमने क्या करा कि सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि K को ओपन रखता हूं। जब K ओपन है तो पूरे सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो E इज इक्वल टू V प्लस आई आर वाले फॉर्मूला से E इज इक्वल टू V हो जाएगा मेरा। तो देयरफॉर E इज इक्वल टू K टाइम्स L1 आ गया मेरा पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट पे मैंने इसको K को कर दिया क्लोज। जैसे ही मैं K को क्लोज करता हूँ, फिर से E इज इक्वल टू V प्लस आई आर वाले फॉर्मूला से जो है, अब V क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप। ओके, ऑन दी आउटर सर्किट V की वैल्यू आई आर के इक्वल है। ओके, तो I टाइम्स R आ गया मेरा। तो V ऑल्सो वी नो V इज इक्वल टू K टाइम्स L2, नया जो नल पॉइंट आएगा L2 लेंथ के ऊपर V इज इक्वल टू K टाइम L2। तो मैं दोनों को क्या करूंगा, इक्वेट कर दूंगा आपस में। तो दिस E इज इक्वल टू दिस टाइम दिस V इज इक्वल टू L2, अब मैंने दोनों को आपस में डिवाइड कर दिया, तो स्मॉल r इज इक्वल टू L1 बाई L2 -1 टाइम्स कैपिटल R हो गया। आई होप ये वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, सो एक क्वेश्चन आपके माइंड में शायद आ रहा हो कि सर आपने पिछली बार तो ये माना था कि पूरी ऊपर वाली वायर के ऊपर जो है पोटेंशियल ड्रॉप जो है आपका E आ रहा है। ओके, इस बार आपने V क्यों माना, इस बार आपने E को क्यों नहीं लिया। ओके, तो देखो बच्चों, ध्यान रखने की बात यह है कि पैरेलल में पोटेंशियल हमेशा सेम रहता है। तो देखो जितना पोटेंशियल ड्रॉप इस वायर, ये देखो तो ये तीनों पॉइंट्स सेम हैं, क्योंकि इनके बीच में कोई भी हमारा एलिमेंट नहीं लगा हुआ। ओके, तो ध्यान रखने की बात क्या है कि ऑल दीज 3 पॉइंट्स आर सेम, देयरफॉर मैं क्या करने वाला हूं, इनके ऊपर पोटेंशियल, जितना पोटेंशियल ड्रॉप इस वायर के ऊपर आ रहा है, सेम ही पोटेंशियल ड्रॉप इस वायर पे आ रहा है, एंड सेम ही पोटेंशियल ड्रॉप इस वायर पे आ रहा है। ओके, तो अंडरस्टूड, दैट इज वाई अब मैं इसके ऊपर पोटेंशियल ड्रॉप अगर V का आ रहा है तो ऊपर भी V का ही लूंगा, मैं E को नहीं लूंगा, याद रखना इस चीज को। ओके, सो ये था आपका पार्ट जो आपको आई गेस क्लियर हो ही चुका होगा अब तक। सो इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल्स हम लोग ट्राई करते हैं, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। ओके, इसके अब देखो कुछ न्यूमेरिकल्स इसके अंदर थोड़ा सा इंटरनल लॉजिक के ऊपर भी बेस्ड होंगे, तो इसको अच्छे से इस पार्ट को समझना, क्योंकि न्यूमेरिकल्स इस वाले टाइप एप्लीकेशन के ऊपर थोड़े से ट्रिकी आते हैं। तो इसको इंटरनल लॉजिक एक बार अच्छे से, इस पॉइंट को अपनी बुक से भी अच्छे से स्टडी करो, क्योंकि नो वन कैन रिप्लेस अ बुक। तो बुक को अच्छे से स्टडी करो एक बार, इस वाले पार्ट को बुक से भी, तो उसके बाद जो है हम लोग इसके अब न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करते हैं। तो लेट अस डू इट। So let us do one more question related to this second application of this. So yes, let us start. Here AB as shown in this figure, यहाँ क्या दे रखा है, एक आपको सेल दिया गया है, 15 ओम का एक रेजिस्टेंस दिया गया है। AB is the wire that is made up of any manganese or constantin। यहाँ पर एक 1.5 वोल्ट का सेल है, रेजिस्टेंस 1.2 ओम है, 0.3 ओम नीचे रेजिस्टेंस है। ओके बेटा, सो क्वेश्चन में क्या दिया गया है अब आपको, हेयर AB इज अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम। ओके, जो AB वायर है उसका रेजिस्टेंस 10 ओम दिया गया है। फाइंड द पोटेंशियल ग्रेडियंट अलोंग द वायर। सबसे पहले इसी फर्स्ट पार्ट को ही अप्रोच करते हैं हम लोग कि कितना पोटेंशियल ग्रेडियंट है अलोंग दिस होल वायर। ओके, तो लेट अस डू इट। सोल्यूशन, फर्स्ट पार्ट। तो हाउ टू फाइंड आउट द पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब कि पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। ओके, अब इसकी लेंथ भी गिवन है हमें, कितनी है क्वेश्चन के अंदर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द लेंथ ऑफ दिस वायर इज हाउ मच, इट इज 1 मीटर। ओके, सो इट इज 1 मीटर, सो दिस वायर हैज अ लेंथ ऑफ 1 मीटर। So this is also given in the question. So how to find out the potential gradient? Yes, so देखो सबसे पहले this wire has a resistance of
10 ओम। सो टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे आर डैश की वैल्यू कितनी दी गई है आपको 15 ओम, आर की वैल्यू कितनी दी गई है आपको 10 ओम, ओके, एंड ई हैज़ अ वैल्यू ऑफ 2 वोल्ट, ओके। सो वी नो that I is equal to E divided by R plus R dash, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस ना गिवन हो तो, सो इन दिस केस 2 divided by 25 ampere, this is the value of the current, okay. Now how to find out the potential drop across this AB, okay. So V across AB must be equal to I times R, so this is equal to 2 by 25 multiply by 10, so that is equal to 20 upon 25, यानी कि 5 4s are 20, 5 5s are 25, so 4 by 5 volt is the actual potential here. So this is equal to 0.8 volt is the potential drop across this wire, okay. Now what is the potential gradient? Potential gradient क्या होता है? K is equal to voltage drop per unit length, okay. So this is equal to 0.8 volt divided by 1 meter, that is equal to 0.8 volt per meter. याद रखना है, यूनिट को चेंज जरूर करना आप इसको, ओके. सो K इज इक्वल टू 0.8 वोल्ट पर मीटर आ गया आपका, ओके. सो दिस वॉज योर फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. जल्दी से इसको नोट डाउन करो, समझ आ गया होगा, बहुत इजी पार्ट है ये, ओके. अब देखते हैं सेकंड पार्ट की तरफ अपने. सो के की वैल्यू 0.8 वोल्ट पर मीटर आई है. अब बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ. सो यस, length AO if galvanometer shows no deflection, we have to find out the length AO if the galvanometer is showing no deflection, okay. तो अगर galvanometer कोई deflection शो नहीं कर रहा तो इसका मीनिंग क्या है कि ऊपर कोई करंट नहीं जा रहा, जितना भी करंट फ्लो कर रहा है वो इसी सर्किट के अंदर ही फ्लो कर रहा है, ओके. तो आई जो है वो सिर्फ और सिर्फ नीचे वाले सर्किट के अंदर फ्लो कर रहा है, मेरा पहला पॉइंट. दूसरा पॉइंट देखो, ये वायर और ये AO, ये तीनों पैरेलल में हैं, तो जितना पोटेंशियल ड्रॉप 0.3 पे होगा उतना ही AO पे होगा. ये बात तो आपको सबको मेरे ख्याल से पता होगी, ओके. सो देखो, हाँ, तो कैसे निकालें? अब देखो, दिस इज द सेकंड पार्ट. तो सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया गया है? 0.3 ओम है यहाँ पे हमारा. सो अब देखो इसको कैसे करेंगे हम लोग. तो सबसे पहले तो कितना आई जा रहा है? आई इन द सर्किट इज इक्वल टू 1.5 डिवाइडेड बाय 1.2 प्लस 0.3, इजंट इट? सो कितना आ गया? 1.5 डिवाइडेड बाय 1.5, यानी कि 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है सर्किट के अंदर, ओके. अब कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है नीचे वाले रेजिस्टेंस पे? क्यों? क्योंकि ये तीनों चीज़ें पैरेलल में हैं. हमने पिछले वाले जब डेरिवेशन कर रहे थे इसका, तो मैंने बताया था कि पैरेलल के अंदर पोटेंशियल सेम रहता है. तो जितना पोटेंशियल ड्रॉप इस वायर के अक्रॉस होगा सेम ही AO के अक्रॉस होगा, ओके. सो VAO, इस वायर का नाम मैं CD रख देता हूँ, इज इक्वल टू VCD मस्ट बी इक्वल टू I टाइम्स वॉट? 0.3. तो 0.3, ये कितना आ गया? 0.3 इंटू 1, दैट इज इक्वल टू 0.3 वोल्ट. तो VAO इज इक्वल टू 0.3 वोल्ट, ओके बेटा. यस. सो अब हमें पूरे वो VAO की वैल्यू आ गई, लेकिन हमें तो VAO से काम नहीं है, हमें क्या निकालना है? लेंथ निकालनी है AO, ओके. सो लेंथ कैसे निकलेगी? वी नो द फॉर्मूला, ओके. V इज इक्वल टू K टाइम्स L, isn't that? So क्या हो गया? VAO is equal to K times L. तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए? L चाहिए, तो VAO डिवाइडेड बाय यहाँ पे K आ गया आपका, ओके. K आपने पिछले पार्ट में निकाला है, ओके. सो 0.3 डिवाइडेड बाय 0.8, ओके. सो इस तरह से आप लोग इसकी लेंथ निकाल सकते हैं. तो 0.3 डिवाइडेड बाय 0.8, 3/8 इज द लेंथ. सो इस तरह से आप लोग एक नल पॉइंट निकाल सकते हैं किसी भी चीज़ के केस में, अगर इस तरह का आपको कोई क्वेश्चन दिया गया है. आप, आई होप ये वाला पार्ट आपको समझ आ गया होगा. दोबारा से एक बार देख लो, थोड़ा सा टिपिकल पार्ट है ये. पिछले पार्ट से हमने निकाला था K की वैल्यू आई थी 0.8 वोल्ट पर मीटर, ओके.
इस पार्ट में हमें क्या दिया गया है कि वी हैव टू फाइंड द लेंथ AO इफ द गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। अगर गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा तो AO की वैल्यू कितनी होगी। ओके, तो लेट अस अज्यूम कि ये लेंथ L है पहली बात तो। ओके, तो अब जितना भी पोटेंशियल ड्रॉप AO के अक्रॉस होगा, सेम ही पोटेंशियल ड्रॉप इस पॉइंट इन पॉइंट्स के अक्रॉस होगा, सेम ही पोटेंशियल ड्रॉप CD के अक्रॉस होगा। ओके, तो अगर मैं CD के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लूँ तो मेरा VAO निकल जाएगा। ओके, और VAO से VAO इज इक्वल टू KL करके जो है मैं निकाल सकता हूँ लेंथ की वैल्यू को। तो देखो I निकाला सबसे पहले मैंने 1.5 इज इक्वल टू I इज इक्वल टू 1.5 डिवाइडेड बाय 1.2 प्लस 0.3, तो I की वैल्यू 1 एम्पियर आ गई मेरी। ओके, फिर पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 0.3 ओम कितना आ गया, 0.3 वोल्ट आ गया। सो दिस इज इक्वल टू VAO विच इज इक्वल टू KL। सो मैंने जो है लेंथ की वैल्यू निकाल ली इस फॉर्मूला से। सो 0.3 बाय में 0.8। आई होप ये वाला पार्ट आपको समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, ओके बेटा। सो लेट अस डू दिस अनदर क्वेश्चन। सो इसमें क्या दिया गया है, फिगर शोज ए पोटेंशियोमीटर सर्किट फॉर कंपेयरिंग टू रेजिस्टेंसेस। द बैलेंस पॉइंट, देखो अब ये क्या गया है, ये एक सर्किट दिया गया है जिसकी मदद से आप लोग जो है अननोन रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ ए पोटेंशियोमीटर। तो बहुत काम का डिवाइस है। ओके, सो क्या दिया गया है, द बैलेंस पॉइंट व्हेन R इज इक्वल टू 10 ओम, जब R की वैल्यू 10 ओम होती है उस टाइम पे बैलेंस पॉइंट हमें मिलता है 58.3 सेंटीमीटर। वाइल द अननोन रेजिस्टेंस X, जब अननोन रेजिस्टेंस X को जोड़ा जाता है सर्किट में तब उस टाइम पे 68.5 सेंटीमीटर की मिलती है हमें बैलेंस लेंथ। फाइंड द वैल्यू ऑफ X, X की वैल्यू आपको निकालनी है, पहला पॉइंट। दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल यू डू इफ यू फेल टू फाइंड द नल पॉइंट। अगर आपको नल पॉइंट नहीं मिल रहा तो आप क्या करेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन। सो सबसे पहले पहले पार्ट को देखते हैं कि क्या है रखा है, जब R इक्वल टू 10 ओम सर्किट में जोड़ा जाता है उस टाइम पे नल पॉइंट मिलती है 58.3 सेंटीमीटर। तो सोल्यूशन, ओके, जब R इज इक्वल टू 10 ओम है तो लेंथ की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 58.3 सेंटीमीटर। X की वैल्यू आपको नहीं पता लेकिन उसके लिए लेंथ की वैल्यू आ रही है 68.5 सेंटीमीटर। ओके, तो सबसे पहले सर्किट को एक बार समझो, क्या कहता है सर्किट आपका, कि जब मैंने R को ज्वाइन करा यानी कि जब मैंने ऊपर वाले की को स्विच में कनेक्ट कर दिया। ओके, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, अब देखो ये फिर से वही वाला सर्किट आ गया। आप इमेजिन करो कि ये है ही नहीं, अगर ये अटैच नहीं है तो है ही नहीं ये सर्किट तो। ओके, तो ये कैसे सर्किट हो गया, वही वाला सर्किट जैसा हम पोटेंशियोमीटर में इंटरनल रेजिस्टेंस लगाने के लिए यूज करते हैं। ओके, तो उस केस में हमने ये पढ़ा था कि पोटेंशियल ड्रॉप जो होता है, जितना पोटेंशियल ड्रॉप R के ऊपर है सेम ही पोटेंशियल ड्रॉप मेरा इस वाली लेंथ के ऊपर है। ओके, सो यानी कि V अक्रॉस R इज इक्वल टू K टाइम्स L1। ओके, सो दिस, या और दूसरी बात I टाइम्स R इज इक्वल टू K टाइम्स L1, यानी कि दिस R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ L1। ओके, जितनी भी लेंथ की वैल्यू होगी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, सिमिलरली जब मैंने क्या करा, ये हटा दिया। ओके, और ये नीचे वाले को ज्वाइन कर दिया, नीचे वाले को ज्वाइन करा तो फिर से वही वाली बात आ गई। देखो सर्किट जो है फिर से वैसा का वैसा सर्किट जो है इसके साथ पैरेलल में, जैसा इंटरनल रेजिस्टेंस लगाते टाइम पे जोड़ते थे हम लोग, ऊपर वाले को अज्यूम करो वो है ही नहीं। ओके, तो नीचे क्या बचा, अब फिर से जितना पोटेंशियल ड्रॉप इस X के ऊपर आ रहा है सेम ही पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे आ रहा होगा आपका। ओके, सो लेट अस से कि लेंथ आपको मिल रही है दिस टाइम L2, तो Vx इज इक्वल टू K टाइम्स L2। सो Vx की वैल्यू किसके इक्वल है, I टाइम्स X के इक्वल है, तो इट इज इक्वल टू K टाइम्स L2, यानी कि X इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2, नथिंग एल्स। ओके, तो दोनों को आपस में डिवाइड कर दो ना, क्या दिक्कत है। तो R बाय X इज इक्वल टू L1 बाय L2। सो X की वैल्यू आपको निकालनी है, निकाल सकते हो। X इज इक्वल टू L2 बाय L1 मल्टीप्लाई बाय R। सो इस फॉर्मूले के अंदर आप इसको वैल्यूज को पुट कर दे, आपका आंसर आ जाएगा। तो X इज इक्वल टू L2 बाय L1 मल्टीप्लाई बाय R। तो इस तरह से मतलब कुल मिला के पॉइंट ये है कि ये X आपको ये वाले फॉर्मूला को यूज़ करके, चाहे R की वैल्यू पूछे चाहे X की वैल्यू पूछे, ऐसा कुछ सर्किट गिवन हो तो आप इस फॉर्मूला को डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि तो न्यूमेरिकल है ना, उसमें आपको थ्योरी थोड़ी बतानी होती है। तो दिस इज़ द थ्योरी ऑफ इट, इस तरह से आप लोग इसको सोल्व कर सकते हैं। तो वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे, तो 68.5 मल्टीप्लाई बाय R की वैल्यू कितनी रखी है 10 डिवाइडेड बाय 58.5
11.3। ओके, इसको सोल्व कर लो, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। आई गेस इसको पूरा सोल्व करने के बाद वैल्यू हमारी 11 पॉइंट समथिंग, ये थोड़ा बड़ा नंबर है तो 75 समथिंग की रेंज में आएगी ओम। ओके, सो इस तरह से जो है आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो देखते हैं एक और क्वेश्चन को, ताकि हम लोग और क्लियर हो सके हमारे माइंड में एक टॉपिक। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस डू दिस अनदर क्वेश्चन। तो इसमें क्या दिया गया क्वेश्चन में, दिस सर्किट, ये सर्किट आप लोग ध्यान से देखो। सबसे पहले ये किस चीज़ का सर्किट है, बिना पढ़े ही आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए। ये सर्किट जो है इंटरनल रेजिस्टेंस को निकालने के लिए सर्किट बनाया गया है। ओके, दिस अरेंजमेंट इज यूज टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल ऑफ EMF 1.5 वोल्ट। द बैलेंस पॉइंट इज फाउंड टू बी 76.3 इनिशियली। तो यानी कि इनिशियली जब मैंने की को जो है ओपन रखा गया है, तो उस टाइम पे जो है मेरा बैलेंस पॉइंट आ रहा है 76.3 सेंटीमीटर पे। When 9.5 ohm is connected in the circuit, new balance point is 64.8। जब मैंने जो है 9.5 ओम को जो है इसमें कनेक्ट कर दिया सर्किट में, नया बैलेंस पॉइंट जो आ रहा है वो 64.8 सेंटीमीटर पे आ रहा है। फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ओके, सो आपको फॉर्मूला पता है, डायरेक्टली आप लोग निकाल सकते हैं। सोल्यूशन स्मॉल r इज इक्वल टू L1 बाय L2 माइनस 1 टाइम्स कैपिटल R। Okay, where capital R is this resistance that is used. Okay, here R is equal to 9.5 ohm. Okay, अब ध्यान रखने की बात क्या है, आपको ये चीज़ हमेशा याद रखना, अगर कभी कभी आप भूल भी जाओ तो, कि जो भी ज़्यादा बड़ी वाली लेंथ है वो हमेशा L1 होगी, जो छोटी वाली लेंथ है वो हमेशा L2 होगी। तो L1 इज इक्वल टू 76.3 सेंटीमीटर, L2 इज इक्वल टू 64.8 सेंटीमीटर। ओके, अब आप इसकी वैल्यू को पुट करो और आपका आंसर बहुत इजीली निकल जाएगा। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो 76.3 डिवाइडेड बाय 64.8 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 9.5 ओम। इसको सोल्व करो और आपका आंसर आ जाएगा। तो वैल्यू कितनी आ रही है अकॉर्डिंग टू द बुक, हमारी वैल्यू आ रही है, सोल्यूशन गिवन है 1.68 ओम। ओके, तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ओके, आई होप ये वाला पार्ट आपको समझ आ गया होगा। सो इन दिस वे आप लोग मीटर ब्रिज के और पोटेंशियोमीटर के कुछ क्वेश्चंस हमने जो है पिछली वीडियो में और इस वीडियो में हमने देखे। तो इसी तरह से क्वेश्चंस आपके और भी बन सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा इनको प्रैक्टिस करें और अपने हेजिटेशन को न्यूमेरिकल्स के ख़त्म करें। जब जितना जल्दी आपका न्यूमेरिकल्स का हेजिटेशन ख़त्म होगा, उतना ज़्यादा आपके फुल मार्क्स के चांसेस बढ़ जाएंगे। ओके, तो आई होप ये वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आप लोग और सोल्व करें, और अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट।